हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 10th मिशन 100 चल रहा है, जिसमें हम स्कोर करने वाले हैं इस बार एग्जामिनेशन में 100 में से 100। और इसी मिशन 100 में लेकर के आ रहे हैं हम आपके लिए बैक टू बैक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने तय है, बिल्कुल तय है बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस से रिलेटेड top 60 questions, top 60 MCQs, MCQ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, क्योंकि भाई 18 मार्क्स के आउट ऑफ 80 सिर्फ और सिर्फ ये MCQs आपका कवर करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22.5% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। टोटल में 300 MCQs हम सोशल साइंस में बैक टू बैक आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 60 MCQs। सो बने रहेंगे क्लास में लास्ट तक। लेट अस स्टार्ट। For the middle class of Europe, the most important feature of liberalism was, क्या था एक्चुअल में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर लिबरलिज्म का? लेकिन यहां बात की जा रही है मिडिल क्लास की, ध्यान रखिएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस: abolition of conservatism, whether it is the right to be liberal and educated, C, that is individual freedom and equality before law, या फिर the D option, that is representative government. Yes, definitely for the first question the correct answer is option number C, that is individual freedom and equality before law. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? सबको इक्वालिटी चाहिए भैया, राइट? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है, लॉन्ग आंसर में भी इसमें भी क्वेश्चन आता है। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? whether it is cultural movement or it is religious movement, political movement or it is literary movement. Definitely correct option, which is literary cultural movement, that is romanticism, right? Moving towards question number third, that is in Prussia, who was referred to as the Junkers? Yes, important question, very short में आया हुआ क्वेश्चन है ये, right? MCQ में पूछा जाता है कई बार। So Junkers कौन होते हैं? क्या ये मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, या फिर aristocratic nobles? Yes, definitely for this correct answer, that is option number B, which is large land owners. Important question number 4. Who among the following was proclaimed the first king of United Italy? Unification of Italy, Germany. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पढ़ के जाना बेटा, क्वेश्चन हमेशा आएगा। यहां पर इस क्वेश्चन बात की जा रही है आपसे फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, वेदर इट इज निकोलस सेकंड और किंग जॉर्ज सेकंड और विलहेम फोर। यस, विलहेम फोर, यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो आप। एंड देन वी हैव विक्टर इमैनुअल सेकंड। फॉर दिस द करेक्ट आंसर, देखिए कंसेप्ट याद रहेंगे, चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी तैयारी हमारी अच्छी नहीं है, हम अटक जाएंगे ऑप्शन सी या डी में। बट फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज विक्टर इमैनुअल सेकंड, राइट? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर हॉस्टाइल टू द नेपोलियनिक कोड बिकॉज, बहुत सारे लोगों को नेपोलियन ने हॉस्टाइल करा था। नेपोलियन कोड क्यों, ऐसा क्या हुआ था? हॉस्टाइल टू द नेपोलियनिक कोड, क्या था ऐसा? So it was not suitable for all, या फिर it destroyed the special privileges of the rulers, or whether correct option is that is administrative changes did not go hand in hand with political freedom, या फिर none of the above, वही जैसे promises थे वैसा डिलीवर नहीं हो पाया था। Yes, definitely we know, नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ा था। For this the correct option, that is option number C. Moving towards question number 6, which of the following was the reason for calling of the non-cooperation movement by Gandhi ji? NCM, very important. क्यों कॉल ऑफ किया गया था, क्यों इसको बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा? क्या आप इसमें करेक्ट आपके लिए हो सकता है? प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट था, डेफिनेटली था, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इस वजह से, या फिर इट वाज गांधी जी अरेस्ट, या फिर लास्ट ऑप्शन दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट। यस, डेफिनेटली चौरी चौरा इंसिडेंट, यही कारण था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसको कॉल ऑफ किया गया था। अच्छा खासा मूवमेंट था, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन चौरी चौरा ये एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से ये बंद किया गया था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेट अप द औध किसान सभा? देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे ही औध किसान सभा का नाम आए आपके पास तुरंत दिमाग में हिट कर देना चाहिए नाम जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र का, राइट? यही वो लोग हैं जिन्होंने औध किसान सभा, यस, उसका जो है नेतृत्व किया था, लीडरशिप लेकर के आए थे, राइट? तो इनका याद रखेंगे मन। Which province did not boycott the council election? कौन सी ऐसी प्रोविंस थी जहां पर काउंसिल इलेक्शंस हुए थे, जरूरी था, क्यों था?
राइट, ये सब हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री, सेकंड ऑफ हिस्ट्री हमने इसमें पढ़ा था ये। सो बताएंगे भाई कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर काउंसिल इलेक्शंस हुए थे? तो वो जगह थी बेटा मद्रास। मद्रास में हमें काउंसिल इलेक्शंस देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 9, many expenditures set off expeditions set off in search of El Dorado and fabled city of El Dorado। जैसे ये नाम आता है कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं इसको, क्योंकि हमने कई बार सुना हुआ है इसके बारे में, कई सारे बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा डेफिनेटली। तो राइट, एल डोराडो ये किस चीज की फेबल्ड सिटी मानी जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन, मुझे नहीं लगता कि आपको सोचने की जरूरत होगी, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी गोल्ड, राइट। Here we have next question. Name the famous Indian incident which who lived in West Indies and received Nobel Prize for Literature। ऐसे कौन थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, राइट, और वो थे इंडियन लेकिन रह रहे थे कहां पर? वेस्ट इंडीज में, राइट। तो वो थे बेटा वी.एस. नायपॉल। इनका नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखेंगे इसको। Who was the producer of the music book having a picture on the counter page entitled Dawn of the Century? Very very important question। तो भाई कौन थे वो प्रोड्यूसर म्यूजिक बुक के जिसने किताब जो लिखी थी जिसमें डॉन ऑफ द सेंचुरी इसका नाम दिया गया था प्रिंट बुक का? तो वो थे एक्चुअल में E.T. पॉल बेटा, E.T. पॉल। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हम बहुत जल्दी इसको करने वाले रिवाइज, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय पर फोकस अपने एग्जामिनेशन पर रखना। हम नहीं चाहते कि आपका एक भी मिनट, एक भी सेकंड वेस्ट हो, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको रिवीजन ले रहे हैं। Why were workers in England hostile to machine and new technology? Yes, क्या थे करेक्ट ऑप्शन? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। Whether they did not know how to use them, कैसे इन मशीन्स को यूज करना है, राइट, क्या इनको ये नहीं आता था? सेकंड ऑप्शन है they feared that they would lose their job and livelihood, कि उनको डर था कि भाई कहीं ना कहीं उनके जॉब चले जाएंगे, वो कमाई कैसे करेंगे, उनको ये डर था मन में। The workers were too poor to buy new machines, कि उनके पास पैसे नहीं थे नई मशीनरीज को खरीदने के। या फिर फोर they were scared of machine, उनको मशीनों से ही डर लगता था। यस डेफिनेटली उनको डर था कि उनकी जॉब चली जाएंगी, लाइवलीहुड कैसे काम करेंगे। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन द पीरियड ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत से पहले जब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, हम इस पीरियड को नाम देते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो इसी पीरियड की बात की जा रही है। प्रोडक्शन वाज कैरीड एट, कहां पर प्रोडक्शन को किया जाता था? क्या प्रोडक्शन को कंट्री साइड में करते थे, टाउन्स में करते थे? बेटा दोनों ही जगह करते थे, चाहे वो कंट्री साइड हो चाहे वो टाउन हो, दोनों ही जगह था। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी? सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी जो स्टार्टिंग की बात करें तो कहां पर आई थी? चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही आपको इसका आंसर मिल जाता है। तो डेफिनेटली चाइना से शुरुआत हुई थी, लेकिन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग हमें चाइना, कोरिया, जापान तीनों मिलती है। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ दीज। कई बच्चे यहां पर चाइना टिक करके आएंगे तो गलत हो जाएगा बेटा। नाउ क्वेश्चन वी हैव 15, हु रोट माय चाइल्डहुड एंड माय यूनिवर्सिटी? बहुत ही फेमस बुक्स है ये बेटा, और इन दोनों बुक्स को लिखने वाले एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? मैक्सिम गॉर्की। याद रखेंगे नाम मैक्सिम गॉर्की, राइट। प्रिंट कल्चर चैप्टर से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट रहता है उस चैप्टर में कि कब इंडिया में प्रिंट कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था, गुटेनबर्ग जोहान्स कौन थे, राइट, कब उन्होंने जो फेमस प्रिंटिंग प्रेस है उसका सेटअप किया था। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो लॉन्ग आंसर्स में भी आपके आ सकते हैं। क्या चेंजेस आए थे, राइट, प्रिंट कल्चर के आने के बाद में। Here we have next question 16, which one of the following began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine? एक वीकली मैगजीन थी उस समय पर जो प्रिंट की जाती थी, दैट इज बंगाल गैजेट। तो कौन उसको एडिट करता था? वो क्या जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टिन या फिर विलियम बोल्ट? सो डेफिनेटली फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन दैट इज जेम्स ऑगस्टस हिकी, राइट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, the pattern of the net zone area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in। ये किस स्टेट की बात कर रहे हैं हम? 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या फिर पंजाब। तो यस करेक्ट ऑप्शन जो हमारा सबसे फेवरेट जगहों में से आता है दैट इज पंजाब। यस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल लोकेशन
5 नदियां जहां पर मिलती है, इरिगेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो पाता है, यही है इसका करेक्ट ऑप्शन भी। ओके, लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years एग्रीकल्चर ईयर्स इज नोन एज, ऐसी जमीन जिसको 5 साल तक बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं किया गया हो, फैले छोड़ दिया हो, ऐसी लैंड को हम क्या नाम देते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस, कल्चरेबल वेस्टलैंड, बैरन लैंड, पेस्चर्स या फैलो लैंड। क्या हम उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड होता क्या? कल्चरेबल वेस्टलैंड की भाई आप उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? किन्हीं कारणों के चलते आपने छोड़ा हुआ है इसको। तो यस, डेफिनेटली दिस कैन बी करेक्ट ऑप्शन। बैरन लैंड मतलब जिसपे खेती बाड़ी करी ही नहीं जा सकती, पेस्चर्स जिस पर खेती बाड़ी नहीं करते, यस डेफिनेटली घास वगैरह होती है जिस पर गाय वैसे को चराया जाता है, जितने भी आपके होते हैं। देन वी हैव फैलो लैंड जिनको ओपनली छोड़ दिया जाता है, राइट, जिसपे कोई भी खेती बाड़ी नहीं करते। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी culturable wasteland. Okay, now we have which one of the following is the main cause that should be cultivable wasteland, right? Cultivable wasteland, this is cultivable wasteland, right? Which of the following is the main cause of the land degradation in Punjab? पंजाब में भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन कारण क्या है इसका? आइए बात करते हैं एक करके। सो वेदर इट इज इंटेंसिव कल्टीवेशन की, बहुत ही ज्यादा खेती बाड़ी वहां की जा रही है, इसी के चलते वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सेकंड है दैट इज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ बहुत ज्यादा खत्म किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट वगैरह क्लियर किए जा रहे हैं, इसी वजह से ऐसा है। वेदर इट इज ओवर इरिगेशन की, भाई बहुत ही ज्यादा पानी वहां पर दिया जाता है इसलिए ऐसा है, या फिर ओवर ग्रेजिंग की, नहीं जी बहुत ही ज्यादा ग्रेजिंग कराई जाती है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम पंजाब में देखने को मिलती है। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओवर ग्रेजिंग, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? टेरेस कल्टीवेशन बहुत ही प्यारा सा कल्टीवेशन होता है, जिसके बारे में कई बार बात भी कर चुके हैं। मैं एक छोटी सी आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके का टेरेस कल्टीवेशन होता है बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, राइट। आप लोगों ने पहाड़ों पर देखा होगा इस तरीके के कल्टीवेशन को, है जी। कुछ इस तरीके के स्टेप्स बने हुए होते हैं, बहुत फायदा होता है इसे कल्टीवेशन का। बारिश अगर पड़ती है तो सीधे वो स्टेप डाउन होकर के जगह जगह पर एग्रीकल्चर को इरिगेशन प्रोवाइड करती रहती है, राइट। इतना ब्यूटीफुल सा इसमें आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। माउंटेनियस रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा। सो फॉर दिस 4 हमारे पास ऑप्शन है। पंजाब, देखिए पंजाब में तो कोई माउंटेन नहीं होगा, राइट। प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, नो इट कैन नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन। हरियाणा कैन नॉट बी अ गुड ऑप्शन। जस्ट डेफिनेटली उत्तराखंड, दैट्स द स्टेट जहां पर आपको काफी ज्यादा माउंटेन वगैरह देखने को मिलते हैं, और इस तरीके की फार्मिंग भी आपको वहीं पर ही देखने को मिलेगी। ओके, here we have next question, which of these statement is not a valid reason for the depletion of flora and fauna? भाई इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फ्लोरा एंड फोना के डिक्रीज होने का कारण नहीं है? पहला है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, सेकंड है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, और द करेक्ट ऑप्शन दैट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। यस डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं इसकी फ्लोरा एंड फौना के डिक्रीज होने की, तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, टीक मोनोकल्चर वॉज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन टीक मोनोकल्चर। बहुत जबरदस्त टीक मोनोकल्चर की बात हम कर रहे थे, राइट। टीक के जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जब उसकी लार्ज स्केल पर फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है, तो इसी को हम टीक मोनोकल्चर भी कहते हैं, विच कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो गंगा प्लेन में, साउथ इंडिया में, ब्रह्मपुत्र प्लेन में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यस डेफिनेटली साउथ इंडिया, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट एक्चुअली टीक वुड लुक लाइक? तो हियर वी हैव द फोटो ऑफ टीक वुड, एज यू कैन सी कुछ इस तरीके का पेड़ होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सोर्स होता है, दैट इज द बेस्ट आउटडोर वुड ये माना जाता है, और एक ही साथ जब बहुत सारे टीक वुड को उगाया जाता है, इसी को हम टीक मोनोकल्चर भी कहते हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, several virgin forests preserved in the pristine form
आर कॉल्ड, कई सारे जब वर्जिन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? यस डेफिनेटली ज्योग्राफी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो फॉर दिस इनको कहा जाता है बेटा सैक्रेड ग्रूव्स कहते हैं अपन इनको, क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीराकुड प्रोजेक्ट वाज बिल्ट इन डैश बेसिन। जब हीराकुड प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसको कहां पर जो है वो इसको बनाया गया था? राइट, तो आइए बात करते हैं, इंडस बेसिन में, महानदी बेसिन में, गंगा बेसिन में, या फिर रवि? राइट, तो डेफिनेटली हम बात करेंगे महानदी की, महानदी बेसिन में ही हम हीराकुड बेसिन, हीराकुड प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है? फ्रेश वाटर के कई सारे सोर्सेज है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं है? वेदर इट इज ओशंस, सरफेस रन ऑफ, आइस शीट्स, या फिर ग्राउंड वाटर? यस डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन विल बी सरफेस रन ऑफ। ये हमारे लिए किसी भी तरीके से सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर नहीं है बेटा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, which says which state has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to the houses across the state? एक ऐसी स्टेट जिसने रूफटॉप हार्वेस्टिंग को, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया, हर एक घर में होनी ही चाहिए। whether it is Kerala, Karnataka, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? यस डेफिनेटली तमिलनाडु इज दैट स्टेट जिसने ऐसा स्टेप उठाया है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions is not a feature of primitive subsistence farming? whether it is fertility soil, monsoon, favorable atmosphere, या फिर sufficient capital? So we talk about the following condition is not a feature of primitive subsistence farming. So yes, the correct option will be sufficient capital, right? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात की जा रही है, बिल्कुल बेसिक जो फार्मिंग हुआ करती थी उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। Which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? चाहे हम टी प्लांटेशन की बात करें, कॉफी प्लांटेशन की बात करें, इस तरीके के प्लांटेशन में अपन हम यूज करते हैं। प्लांटेशन इज दैट की टर्म एग्रीकल्चर टाइप जिसमें हम एक ही तरीके के क्रॉप को बहुत ही लार्ज एरिया में उगाते हैं। फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर? में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर है? क्या ये सेकेंडरी में आती है, प्राइमरी, टर्शियरी या ऑर्गेनाइज? यस डेफिनेटली दैट इज द प्राइमरी। प्राइमरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जो भी रॉ मटेरियल मिलते हैं बेटा उनको हम फर्दर सेकेंडरी सेक्टर में यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस इज द बेसिक इंडस्ट्री जो हर जगह पर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। So that is why the correct option for this will be the primary sector, right? The primary sector. Question number 29 again, then 30 is this. Which ore is the most important industrial ore in the terms of quantity use? कौन सा इनमें से सबसे जबरदस्त, सबसे जरूरी इंडस्ट्रियल आयरन ओर है? ये सब आयरन के ही प्रकार हैं बेटा, मैग्नाइट, पायराइट, जियोटाइट या फिर हेमेटाइट। तो यस डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी hematite. Yes, this is the iron ore. Next question, which of the following minerals is not obtained from the veins of and lodes? Veins and lodes में से कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि नहीं मिलता है? The what is veins and lodes? आइए इसके बारे में आपको बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो बेटा veins and lodes होते हैं तो इस तरीके से रॉक्स में हम देख पाते हैं, राइट? तो ये सब है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इसकी बात करें, राइट? और these are the veins and lodes जो कि रॉक्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो which of the following mineral is not obtained from veins and lodes? तो क्या वो टिन है, जिंक है, लेड है या फिर जिप्सम? तो करेक्ट ऑप्शन दैट इज दी जिप्सम। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? एल्यूमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट हम आज की डेट में यूज करते हैं जिसको यूटेंसिल्स में, एरोप्लेन में, स्पेसक्राफ्ट में, राइट? तो इतना इंपॉर्टेंट चीज, यस, मरक्यूरी का बहुत बड़ा दुश्मन जिसे हम बोलते हैं, तो वो किस में से ऑब्टेन किया जाता है? वेदर इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कॉपर या फिर मैंगनीज? सो यस डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही इसको अपन ऑब्टेन करते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जूट मिल सेटअप कब की गई थी और कहां की गई थी? राइट, तो सबसे पहले जो जूट मिल सेटअप की गई थी बेटा दैट वाज इन कोलकाता, याद रहेगा। Which one of the following agencies markets steel for the public sector plants? तो इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए यूज की जाती है?
स्टील जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, whether it is हेल, सेल, टाटा स्टील या फिर एमएनसीसी. तो यस, डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी सेल फॉर दिस. ओके, let's move to next question. Dash pollution of water occurs when hot water from factories and thermal power plants is drained into river and ponds before cooling. गर्म पानी इंडस्ट्री से जो यूज हुआ उसको जब हम डायरेक्टली रन ऑफ वाटर में छोड़ देते हैं बिना ट्रीटमेंट के, बिना ठंडा हुए, तो ऐसे में कौन सा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है? वेदर इट इज थर्मल, इंडस्ट्रियल, नॉइस और एयर. तो डेफिनेटली थर्मल पॉल्यूशन ऐसे में देखने को मिलता है. ओके, Which one of the following extreme locations are connected by the northeast corridor? Northeast corridor से कौन सी ऐसी लोकेशन है जो कि कनेक्टेड है? Whether it is मुंबई एंड नागपुर, सिलचर एंड पोरबंदर, मुंबई एंड कोलकाता या फिर नागपुर एंड सिलीगुड़ी. तो डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी सिलचर एंड पोरबंदर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the world's longest highway tunnel? लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जिसकी बात की जाती है, कौन सी है पूरे वर्ल्ड की? तो बेटा क्या वो अटल टनल है, यमाते टनल, न्यू कटराज टनल या फिर पिंजल टनल? तो डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी अटल टनल. ओके, एज यू कैन सी कुछ इस तरीके का अटल टनल का स्टार्टिंग है बेटा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अटल टनल रोहतांग का. राइट. तो ये अटल टनल है जो कि वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट हाईवे टनल में आती है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. That is, which one of the following countries adopted majoritarianism in their constitution? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? जब मेजोरिटी ऑफ लोग जिस कम्युनिटी के होते हैं वही अगर गवर्नमेंट को संभालते हैं, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म. राइट. तो ऐसी कौन सी कंट्री जिसमें इस चीज को हमने इंप्लीमेंट किया था? Whether it is Belgium, India, Germany or Sri Lanka. The correct option for this, which is Sri Lanka. Yes. Which one of the following countries does not share its boundary with Belgium? कौन सी ऐसी कंट्री है जो बेल्जियम से अपना बाउंड्री को शेयर नहीं करती है? राइट. कुछ इस तरीके का हमारा मैप है बेटा बेल्जियम का. आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन कंट्रीज हैं जो कि हैं. राइट. तो फ्रांस क्या ये इसके? यस, डेफिनेटली एडजॉइनिंग है. नीदरलैंड्स चेक करते हैं बेटा. यस, इट इज ऑल्सो एडजॉइनिंग. स्वीडन, क्या मुझे स्वीडन दिख रहा है यहां पर कहीं पर? नहीं. लग्जमबर्ग, यस, लग्जमबर्ग इज ऑल्सो देयर. सो यस, द फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हिच इज स्वीडन. स्वीडन इज दैट कंट्री जो कि नहीं शेयर करता है बाउंड्रीज स्वीडन अपने बेल्जियम के साथ. ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इज, कितने परसेंटेज लोग जो कि है वो रहते हैं फ्रेंच कम्युनिटी के बेल्जियम में? सो दैट इज 40%, 54%, 30 या फिर 20%. तो करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी 40%. राइट. ऐसे वो लोग हैं जो कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वहां पर हैं. बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू, पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी लेकिन अब शिफ्ट होकर के दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई है बेल्जियम. तो पहले फ्रॉम अब किस में जाके मतलब शिफ्ट हो चुकी है? दैट इज डेमोक्रेटिक, फेडरल, ऑथोरिटेरियन या फिर नन ऑफ दीज. तो यस, डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन दैट इज फेडरल गवर्नमेंट अब इसको बनाया. क्वेश्चन 41. विच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री जो कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है? वेदर इट इज बेल्जियम, यूएसए, श्रीलंका या फिर इंडिया? करेक्ट ऑप्शन दैट इज यूएसए. यस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर. एक और होता है फेडरेशन की जब बात करते हैं अपन फेडरलिज्म की, दैट इज दी होल्डिंग टुगेदर. राइट. So here we have in federalism, powers divided among between various constituent units called. जब powers को distribute किया जाता है तो क्या है वो? Federalism powers divided between various constituent units. And एक तो constituent units में बांटी जाती है powers, और किस में बांटी जाती है? तो बेटा central authority में बांटी जाती है. Right? Then we have in India the official religion of the state is. क्या इंडिया का कोई official religion है? देखिए, ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का कोई भी नहीं है. वी प्रमोट सेक्युलरिज्म, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स. दैट इज व्हाई देयर इज नन ऑफ द अबव रिलीजन जो कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन कहलाए. सिस्टम इन विच फादर इज नोन एज द हेड ऑफ द फैमिली. ऐसा सिस्टम जिसमें हेड ऑफ द फैमिली फादर को मनाया जाता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटली दैट्स नोन एज द पैट्रियार्ची. पैट्रियार्चल सोसाइटी इसको नाम देते हैं अपन. ओके,
Question number 45th. In which system of elected body about 1/3 seats are reserved for women? कहां पर ये सीट्स को 1/3 women के लिए रिजर्व रखा जाता है? राइट, एक अमेंडमेंट आया जिसकी वजह से लोकसभा में भी अब ऐसा किया जाना चाहता है, किया जाता है. बट एज पर दी एनसीईआरटी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी पंचायत एंड म्युनिसिपल्स. ओके. Now, what is a signed document submitted to an officer regarding his or her personal information? क्या बोलते हैं इसको अपन जब मैं अपना खुद का डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता हूं, whether it is known as affidavit, declaration, agreement या फिर appeal. तो definitely it is known as affidavit, right? Self declaration form होता है ये. How many numbers of parties are registered with the Election Commission of India? कितनी ज्यादा पार्टीज हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड पार्टीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में? तो जान करके आपको हैरानी होगी, दैट इज मोर देन 750 पार्टीज जो कि आज की डेट में रजिस्टर्ड पार्टीज हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ में. ओके, व्हाट इज द मेन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी होगा तो क्या आउटकम निकल के आता है? वेदर इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज पॉलिटिकल फ्रीडम, जो हमने को देखने को मिलेगा जब भी डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट की जाएगी. ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी. इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी को लेकर के? या डेमोक्रेसी के आउटकम से रिलेटेड चैप्टर चल रहा है अभी आपका, तो ध्यान देंगे बेटा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर. इट इज फ्री फ्रॉम करप्शन. क्या करप्शन नहीं होता डेमोक्रेसी में? बिल्कुल होता है. दैट कैन ऑल्सो बी ड्रॉबैक फॉर डेमोक्रेसी. सेकंड, डेमोक्रेसी इज फ्री फ्रॉम सोशल कॉन्फ्लिक्ट, whether it is successful in eradicating poverty या फिर it respects the individual dignity of citizen. Yes, definitely D option that is the correct one, जो कि किया जाता है डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी ensures that people have the right to. अब डेमोक्रेसी में क्या इंश्योर किया जाता है कि लोगों के पास में किस चीज का अधिकार हो? तो वी हैव 4 ऑप्शन. वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. पहला ही ऑप्शन मुझे तो करेक्ट लग रहा है, तो इसको टिक कर लेते हैं. अनटिल एंड अनलेस इसमें कोई ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन ना हो और बाकी के ऑप्शंस करेक्ट ना हो. ऑब्टेन फ्री एजुकेशन, ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट टैक्सेशन या फिर फ्रीडम फ्रॉम स्पीच ऑफ सिलेक्टेड इंडिविजुअल. तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है. फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए. मूविंग टुवर्ड्स पर कैपिटा इनकम हाइट्स. पर कैपिटा इनकम क्या हाइड करता है? डिस्पैरिटीज, पर्सनल इनकम, एवरेज इनकम या फिर टोटल पॉपुलेशन एंड नन ऑफ दीज. राइट, सो हियर वी हैव पर कैपिटा इनकम हाइट्स. क्या चीज हाइड कर लेती है पर कैपिटा इनकम? दैट इज डिस्पैरिटी, एवरेज इनकम, टोटल पॉपुलेशन या फिर नन ऑफ दीज. सो डेफिनेटली डिस्पैरिटीज हाइड हो जाती हैं जब भी हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की. ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 52nd, व्हिच इज डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर इज हाई प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, मोर डेज ऑफ वर्क या फिर चीप लेबर, और द फाइनल आंसर दैट इज पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. So this correct option will be more days of work. Okay. 53rd question, Kerala has low infant mortality rate because it has. केरला के पास में सबसे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, पर क्यों है? लो प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी है. क्या ये एडिकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी या फिर हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग एल्डरली पीपल या फिर नन ऑफ दीज? तो डेफिनेटली एडिकेट प्रोविजन उनके पास में बेसिक हेल्थ के लिए एंड एजुकेशन फैसिलिटी के लिए. दैट इज वाई केरला को हाईएस्ट लिटरेसी रेट के नाम से भी ज्यादा आता है. कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर किसी स्टेट में इंडिया के है तो दैट इज केरला ओनली. ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर. में से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता ऐसा ऑक्यूपेशन है? वेदर देखिए एग्रीकल्चर तो है प्राइमरी का, फिशिंग भी प्राइमरी का है, माइनिंग भी है, बट मनी लैंडिंग ये प्राइमरी का नहीं है. तो फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 55th, yes, here we have agriculture, dairy farming are activities belonging to which of the following sector? एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया. देखिए बहुत ही इजी इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है. तो ये किस चीज से रिलेट करता है? डेफिनेटली ये सब प्राइमरी सेक्टर से रिलेट करने वाले हमारे लिए हैं. Which of the following occupations cannot be included in tertiary sector? में से कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसको हम टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं कर सकते? राइट, टर्शियरी सेक्टर जैसे हम सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं. राइट, इट इज कुरियर. देखिए कुरियर तो होता ही है. बास्केट वीवर, अगर कोई बास्केट बनाने वाला है क्या उसको हम लेंगे इसमें? whether it is call center employee, no it cannot be. Then we have transporter. So yes, definitely correct option हमें दिख रहा है, that is basket weaver. ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा क्योंकि हम
किसी रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं कुछ फिनिश गुड्स बनाने के लिए, बास्केट्स बनाने के लिए, दैट इज वाई हम इसको सेकेंडरी सेक्टर में लेंगे, ना कि टर्शियरी सेक्टर में। ओके, 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनमें से कौन सा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है? ठीक है बेटा, सबसे पहले ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी लेंडर्स, या फिर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो बेटा फॉर्मल की बात की जा रही है, ये इनफॉर्मल है, दिस इज ऑल्सो इनफॉर्मल, दिस इज ऑल्सो इनफॉर्मल, बस केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में आती हैं इनमें से। ओके, ऑल द बैंक्स एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन, बैंक किन किन के बीच में मीडिएटर की तरह एक्ट करता है? Whether it is rural people and urban people, no. Whether it is literates and illiterates, no, not at all. People and government, not at all. Depositors and borrowers, yes, यही तो करता है बैंक कि आपका जो पैसा आपने डिपॉजिट कराया बैंक में, उसी को कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ में लोगों को लोन पर प्रोवाइड किया जाता है। So it is a linking pin between the borrowers and the lenders, right? क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनमें से SHG का कौन सा फीचर नहीं है? इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेंबर्स और मोर, ये होता है बेटा। हियर मेंबर्स पूल देयर सेविंग्स विच एक्ट एज कोलेटरल, कि उनकी खुद की सेविंग्स अपन इसमें डालते हैं, राइट, ये एक तरीके से कोलेटरल सिक्योरिटी का ही काम करता है। लोन्स आर गिवन एट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी इसका फीचर है, बट कौन सा इसका फीचर नहीं है? इट इज एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, नहीं, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है बेटा, तो दैट इज व्हाई इट्स अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ओके, तो दैट इज व्हाई SHG को हम इनफॉर्मल नहीं कह सकते हैं। नाउ वी हैव मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे आपसे। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस नाउ of all the people, of people in the developed countries, workers in the developing country, या फिर none of the, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन लेड टू इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन, किसकी लिविंग कंडीशन सुधरी? सारे पीपल की, पीपल लिविंग इन द डेवलप्ड नेशंस, ऑफ द वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, या नन ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली ये प्रूफ नहीं है, हम मान नहीं सकते कि डेफिनेटली अगर ये ग्लोबलाइजेशन होगा तो सबकी कंडीशन ही सुधरेगी, राइट? So for all the people, तो क्यों इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर दो होगा? काफी अच्छी बात है भाई। ग्लोबलाइजेशन जब जब इंप्लीमेंट होगा तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इंपैक्ट्स ही निकल करके आए, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर कंट्री जिसने ग्लोबलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया अपने यहाँ पर वो हमेशा एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही शो करता है। फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो यस, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 60 क्वेश्चंस MCQs जो कि आपकी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं बेटा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। मिशन 100 जो सीरीज चल रही है वो सीरीज हम इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, राइट? हम 100 में से 100, केवल एक दो बच्चे के नहीं, हम ज्यादातर बच्चों के 100 में से 100 लेकर के आना चाहते हैं। यहाँ पर टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के साथ में टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए जो कि बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बेटा। इनको करने से आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आना तय है बेटा। तो इसको साथ के साथ देखते भी रहिए और मैं हमेशा कहूंगा कि एक काफी अच्छी सी एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप इन सब क्वेश्चंस को राइट डाउन कीजिए सब्जेक्ट वाइज, राइट? क्योंकि आप इनको रिवीजन कीजिए बार बार। यही वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके आए हुए हैं या फिर हम कहें मॉडल टेस्ट पेपर से आपके लिए हुए हैं, तो ये कई सारे क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो कई सारे क्वेश्चंस पढ़ करके डिराइव करके अपने एक्सपीरियंस से लेकर के आए हैं टीचर्स आपके लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिशन 100 सीरीज वेरी स्पेशल सीरीज है, तो बने रहिएगा इस सीरीज में हमारे साथ में और डेफिनेटली अपना टारगेट जो है मिशन 100 का हो कैसे भी अचीव करके रहेंगे इस बार। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, वेरी गुड।